हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। अब आगे। सूरज की किरणें जैसे ही मोहित के चेहरे को छूती है वैसे ही मोहित अपनी आंखों को खोल लेता है। उसका शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस हो रहा था। वह खुद पर हल्का सा घर महसूस करता है, जिस वजह से वह अपना सर नीचे कर कर देखता है तो उसकी बाहों में उसकी पूरी दुनिया लेटी हुई थी। माही, जो खुद भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उसकी आंखें अभी भी नहीं खुली थी। वो आराम से मोहित के सीने पर सर रखे किसी बच्चे की जैसे उसे कस के पकड़े हुए सो रही थी। वही मोहित का हाथ जैसे उसके कमर को बहुत सीकर तरीके से पड़ा हुआ था, यह उसे और ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था, जिस वजह से वो बिना अपनी सुकून से भरी हुई नींद में थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी जिंदगी में ये पल भी आएंगे जहां पर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओगी। नहीं, हिस्सा कहना गलत होगा, किस्सा नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी बन जाओगे। अगर मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा हूं या फिर पूरी जिंदगी हूं तो आप भी तो मेरे दिल की धड़कन और मेरी सांसों की वजह हो। मोहित अपनी बात बोलकर माही के माथे को चूम लेता है, जिसके जवाब में माही मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लेती है और मोहित को अपने प्यार से भरी आवाज में जवाब देती है। मुझे माफ कर दो अगर मैं तुम्हारी नींद को खराब कर दिया, मुझे लगा था कि तुम सो रही हो। मोहित अपनी बात बोलकर माही के माथे को चूम लेता है, जिसके जवाब में माही मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लेती है और मोहित को अपने प्यार से भरी आवाज में जवाब देती है। मोहित माफी मांगते हुए कहता है, जिसे देखकर हमारी मुस्कुरा देती है और थोड़ा सा ऊपर उठकर उसकी नाक पर किस को करते हुए, अरे बाबा, अब तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने देखा नहीं क्या कि पति अपनी पत्नियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो तो उन पर अपना पूरी तरह से हुक्म चलते हैं, वैसे ही आप भी अब मुझ पर अपना हुक्म चलाना। माही उसको चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलती है तो मोहित हल्का सा मुस्कुरा देता है और माही को अच्छे से अपनी गोद में बिठा लेता है और दोनों के आसपास कंबल को लपेटकर माही की आंखों में देखते हुए, होते होंगे मैं किसी की सोच को गलत नहीं ठहरता चाहता, लेकिन मेरी नज़रों में पत्नी हमारा जिंदगी का सबसे अहम किरदार होता है, हमारी जिंदगी का वह हिस्सा जिसके बिना किसी भी आदमी की जिंदगी अधूरी है। तभी तो पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है और मैं अपनी अर्धांगिनी पर हुक्म चलाकर अधिकारी नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी पूरा संसार है। माही मोहित की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वो वही थी, गार्डन में अपने चेहरे को छुपा लेती है, गले से लगा लेती है। मोहित भी प्यार से उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उठकर बाथरूम में ले जाता है। मोहित बहुत ही प्यार के साथ आज माही को खुद ही तैयार कर रहा था। होते होंगे मैं किसी की सोच को गलत नहीं ठहरता चाहता, लेकिन मेरी नज़रों में पत्नी हमारा जिंदगी का सबसे अहम किरदार होता है, हमारी जिंदगी का वह हिस्सा जिसके बिना किसी भी आदमी की जिंदगी अधूरी है। तभी तो पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है और मैं अपनी अर्धांगिनी पर हुक्म चलाकर अधिकारी नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी पूरा संसार है। मोहित माही को फ्रेश कर लेने के बाद रूम में ले आता है। इस समय माही ने बाथरूम पहना हुआ था तो वही मोहित ने अपनी कमर के आसपास एक टॉवल को लगा रखा था। वो कप बोर्ड की तरफ जाता है और वहां से एक गिफ्ट रैप निकालकर माही के सामने खड़ा हो जाता है। माही सवालिया नजरों से मोहित को देखते हुए, अंडरस्को इसमें क्या है और यह आपने कब खरीदा? मोहित मुस्कुरा देता है और उसे वो गिफ्ट को खोलने का इशारा करता है। माही उसे गिफ्ट के पैकेट को खोलती है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी मैरून कलर की साड़ी थी, उसके साथ एक डबल एम पेंटर जैसा मंगलसूत्र, सिंदूर, कुछ लाल रंग की चूड़ियां और छोटे छोटे डायमंड के झुमके। जीने देखकर माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मोहित की तरफ फिर से देखती है तो मोहित उसके सिर पर हाथ रखते हुए, यह मेरी पहली कमाई की चीज़ है, मानता हूँ कि ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन मैं बहुत प्यार और मन से खरीदी थी। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुम्हें अपना समझने लगा था और अपनी ज़िंदगी में हमेशा तुम्हें चाहता था, लेकिन कभी खाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, इसीलिए तब मैं ये सब चीज़ खरीदा था। मुझे इनको देखकर खुशी होती थी, सोचा था कि अगर भगवान ने मेरे साथ ही है मजाक कर दिया ना तो मैं तुम्हें, भगवान ने मेरी सुन ली, तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो अब। यह मेरी पहली कमाई की चीज़ है, मानता हूँ कि ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन मैं बहुत प्यार और मन से खरीदी थी। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुम्हें अपना समझने लगा था और अपनी ज़िंदगी में हमेशा तुम्हें चाहता था, लेकिन कभी खाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, इसीलिए तब मैं ये सब चीज़ खरीदा था। मुझे इनको देखकर खुशी होती थी, सोचा था कि अगर भगवान ने मेरे साथ ही है मजाक कर दिया ना तो मैं तुम्हें, भगवान ने मेरी सुन ली, तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो अब। माही मोहित के गले से लग जाती है और अपनी रूड़ी हुई आवाज में, अंडरस्को मुझे तो पता ही नहीं था कि आप उसे इतना प्यार करते हैं, आप सच बोलते हो, मैं सच में वेई के जैसे बुद्धू हूं ना तो उसे लन झन का प्यार दिखता है और नहीं मुझे आपका दिखा, मुझे माफ कर दो आपकी जिंदगी में इतना देर से आने के लिए।
अरे बस बस, अगर किसी ने देख लिया ना तो सब यही समझेंगे कि मैं अपनी पत्नी पर अत्याचार करता हूँ। तभी तो वो शादी के पहले दिन ही ऐसी आंसू बहने लगी। अब मुस्कुरा दो और जल्दी से मुझे ये सब कुछ पहन कर दिखाओ, मैं भी तो देखना चाहता हूँ मेरी पसंद के ऊपर मेरी पसंद कैसी लगती है। मोहित मजाक करते हुए कहता है तो माही भी उसकी तरफ देखते हुए को अगर तुम्हारी पसंद की यह चीज है तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम ही अपनी पसंद को अपनी पसंद की चीज पहनो। मोहित हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसके शरीर से उसे बाथरूम को अलग करता है। मोहित के कान लाल हो जाते हैं माही को ऐसे देखकर, क्योंकि माही के शरीर पर उनके प्यार की बहुत सारी निशान थे जो उनकी ढेर सारी कहानी बयां कर रहे थे। माही मोहित के रिएक्शन पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपना सिर हिला देती है। मोहित बेहद ही प्यार के साथ उसकी साड़ी में पहना है और उसके कानों में वो छोटे छोटे झुमके पहने देता है। माथे पर एक छोटी सी बिंदी, हाथों में लाल रंग की चूड़ियां, सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी मांग में उसके नाम का सिंदूर और गले में उन दोनों के नाम का ही मंगलसूत्र। माही मोहित के रिएक्शन पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपना सिर हिला देती है। मोहित बेहद ही प्यार के साथ उसकी साड़ी में पहना है और उसके कानों में वो छोटे छोटे झुमके पहने देता है। माथे पर एक छोटी सी बिंदी, हाथों में लाल रंग की चूड़ियां, सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी मांग में उसके नाम का सिंदूर और गले में उन दोनों के नाम का ही मंगलसूत्र। माही और मोहित जब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नीचे आते हैं तो मिस्टर और मिसेस मेहरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो दोनों उन दोनों को अपनी भरी हुई आंखों से देख रहे थे और माही का चेहरे का नूर देखकर मिसेज नेहरा समझ चुकी थी, वह तो अपनी बहू जैसी बेटी को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने अपने पतियों को भूल जाती है और दोनों सास और बहू आपस में ही लग जाती है। लगता है हमारा पत्ता जल्द ही काटने वाला है। मोहित उलझन के साथ अपने पापा को देखा है तो मिस्टर मेहरा उसको उसकी पत्नी और अपनी पत्नी को दिखाते हुए को जरा देखो, उन सास बहू की नई नवेली जोड़ी को कैसे अब से ही हम दोनों को इग्नोर कर कर आपस में लग चुकी है। क्या तुम्हें लगता है ये हमें भाव भी देगी अब इन दोनों के आगे? मोहित भी उसकी बात सुनकर मुस्करा देता है। शेखावत कॉर्पोरेशन में रणविजय जो अपने चेयर पर बैठकर इधर से उधर हो रहा था, उसके लैपटॉप में उसका काम वैसे का वैसे ही चल रहा था। उसे कोई होश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रणविजय चक्की आंखों से कुछ सपना देख रहा हो। तभी उसके बिन में रौनक की एंट्री होती है, जो कि उसकी इस तरह से कहीं कोई देखकर थोड़ा सा अजीब महसूस करता है। रणविजय जो अपने चेयर पर बैठकर इधर से उधर हो रहा था, उसके लैपटॉप में उसका काम वैसे का वैसे ही चल रहा था। उसे कोई होश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रणविजय चक्की आंखों से कुछ सपना देख रहा हो। तभी उसके बिन में रौनक की एंट्री होती है, जो कि उसकी इस तरह से कहीं कोई देखकर थोड़ा सा अजीब महसूस करता है। भाई तुझे क्या हो गया? तो किस दुनिया में खोया हुआ है? शहर के पास भी चलना है हमें, और तूने अभी तक अपना काम भी स्टार्ट नहीं किया। रणविजय रौनक को देखा है और अपने चेहरे पर पाउट बना लेता है, जिसे देखकर रौनक अपनी आंखें घुमा लेता है। अगर तू कोई बकवास करने वाला है तो मैं तुझे पहले ही वार्निंग दे देना चाहता हूँ, मैं इस समय कोई भी बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो खबरदार, अगर तूने ऐसी वैसी कोई भी बात करने की कोशिश भी की तो। रणविजय अपने चेहरे के पाउट को और सर बड़ा करते हुए, कैसा दोस्त है तू? अपने दोस्त की दुखी फरियाद नहीं सुन सकता? तुझसे अच्छा तो शहर है, वह मेरी हर बात सुनता है, लेकिन अब बेचारा खुद ही बेहोश पड़ा है, वरना वह मुझे भी बात सुनता भी है और मुझे कोई ना कोई राय भी देता है। हाँ, क्योंकि उसकी जिंदगी में सुख चैन बहुत भरा हुआ है, उसके पास बहुत ज्यादा पेशेंस है जो मेरे पास नहीं है। खास तौर पर तुझे डील करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिमाग पहले से ही गर्म रहता है। तेरी बातें सुनकर मैं खुद को और ज्यादा थकना नहीं चाहता, इसलिए अच्छा होगा मुझे तो कुछ पूछना ही मत। हाँ, क्योंकि उसकी जिंदगी में सुख चैन बहुत भरा हुआ है, उसके पास बहुत ज्यादा पेशेंस है जो मेरे पास नहीं है। खास तौर पर तुझे डील करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिमाग पहले से ही गर्म रहता है। तेरी बातें सुनकर मैं खुद को और ज्यादा थकना नहीं चाहता, इसीलिए अच्छा होगा मुझे तो कुछ पूछना ही मत। रणविजय फिर से मुंह बना लेता है तो रौनक उसका हाथ पकड़कर उसको वहां से खींच कर ले जाते हुए, को चल, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, पहले हम शहर के पास चलते हैं, उसके बाद मैं तेरी बात सुनेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में शेखर जिसको होश आ चुका था, जब उसने अपने पास सुमन को लेते पाया तो वो बहुत ज्यादा अजीब महसूस करता है, क्योंकि जैसा डॉक्टर ने बताया था कि उसके दिमाग में गहरी चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त जा चुकी थी। हालांकि यह चीज सुनकर सुमन को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन उसने खुद को अपने शहर के लिए संभाल लिया था। शेखर ने सबसे पहले ही सुमन से सवाल किया था कि वह कौन है, तो सबने उसे उसकी पत्नी बता दिया था। वैसे भी उनकी सगाई हो चुकी थी, तो अगर वह दोनों साथ में रहे तो इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी।
हालांकि प्रॉब्लम थी तो वो हमारी सुमन को थी, क्योंकि उसे तो याददाश्त वाला शहर नहीं संभाला जाता था। यहाँ तो सबसे शेखर की याददाश्त गई थी, और जब से मानव ने उसे बताया था कि सुमन उसकी बीवी है, तब से तो वह उसे किसी जोक के जैसे चिपका हुआ था, जो कि पूरा खून चूस बिना नहीं हटती। वैसा ही हर शहर का था, वो तो उसे बिल्कुल उसी तरह से लिपट चुका। रणविजय और रौनक, जिनके चेहरे पर हल्की सी घबराहट तो आ गई थी शेखर को मिलने के लिए। शेखर की वार्ड के बाहर कुछ डॉक्टर परेशानी से अपना सिर दबा रहे थे, तो कुछ अपने सर को ठीक करने के लिए शायद दवाई ले रहे थे। ये देखकर रणविजय और रौनक और सदा घबरा जाते हैं। वो जल्दी से उसे वार्ड का गेट खोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे वार्ड का गेट खुला, अंदर का नज़ारा देखकर रणविजय और रौनक दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर सामने की तरफ। रौनक रणविजय को देखते हुए, अंडस को हम यहाँ भेज भेज, अपना सारा काम छोड़ कर आ रहे हैं, और यह जब छोटी सी बच्ची के ऊपर किसी नाक के जैसे लिपटा पड़ा है, जैसे सुमन कोई चंदन हो, और यह बेशर्म कोई नाक, कैसे जरा भी पता है कि इससे चोट लगी है। शहर का ध्यान भी रौनक की बात सुनकर उसकी तरफ जाता है, तो वो उन दोनों को भी अजीब नजरों से देखा है और कंबल उठाकर सीधा सुमन के ऊपर डाल देता है। और रणविजय रौनक को खोलकर देखते हुए, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बिना पूछे किसी के रूम में आने की, और ऊपर से अपनी गंदी गंदी कंट्री दे रहे हो, निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। रणविजय अपनी मुट्ठी काश लेता है और अपनी दांतों को पीसते हुए, याददाश्त तेरी गई है, उसकी नहीं, और उसे अगर किसी से अनकंफर्टेबल फील करना चाहिए ना, तो वो तू है। बावले इंसान, किस तरह से बेचारी बच्ची के ऊपर कपड़ा डाला है, उसको सांस कैसे आएगी, बेवकूफ़ कहीं के। ये बोलकर रणविजय सुमन के ऊपर से कंबल को हटा देता है। सुमन चैन की सांस लेती है और जल्दी से उठकर रणविजय के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर शेखर को गुस्सा आ जाता है। सुमन जैसे ही रणविजय के पीछे जाकर छिप गई, ये देखकर शेखर को गुस्सा आ जाता है। वो खुद कर रणविजय की ओर देखा है और अपने बेड से खड़े होने की कोशिश करते हुए, मिस्टर, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मियाँ बीवी के बीच में हड्डी बनते हुए ये हमारे प्राइवेट मोमेंट्स चल रहे थे। मैं चाहे अपना प्यार दिखा दिखा कर अपनी बीवी को, तुम्हें इससे क्या? फिर वह सुमन की ओर देखते हुए, अंडस को, और बीवी, तुम किसी अनजान शख्स के पीछे ऐसे नहीं छुप सकती। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि जैसे मैं कोई तनाव हूँ जो तुम्हें जिंदा ही निकल जाएगा, चाहे फिर कोई साफ हो जो तुमसे लिपट कर ही रहेगा। सबसे कम भी नहीं है तू। जिस तरह से तू सुमन से लिपटा हुआ था ना, तुझे देखकर मैं सबसे पहले यही बोला था कि देखो कैसे चंदन की पेड़ से सांप लिपटा हुआ है। रौनक शेखर को घर कर देखते हुए बोलता है, तो शेखर उसकी तरफ खुलकर देखा है। ये देखकर अब रणविजय और चुप नहीं रह पाती, और रणविजय उन दोनों के बीच में आते हुए रौनक शेखर को घर कर देखते हुए बोलता है, तो शेखर उसकी तरफ खुलकर देखा है। ये देखकर अब रणविजय और चुप नहीं रह पाती, और रणविजय उन दोनों के बीच में आते हुए, तुम दोनों को इतना भड़काने की जरूरत नहीं है रौनक, तुम्हें तो पता है ना कि शेख की याददाश्त चली गई है, तो तुम इसे क्यों झगड़ रहे हो? और शेखर, तुम्हें भी समझना होगा, हम कोई दुश्मन नहीं है, वरना तुम्हारी प्यारी बीवी हमारे पास क्यों आती? मैं सुमन को अपनी बहन मानता हूँ। रणविजय की बात सुनकर शेखर को थोड़ी सी तसल्ली होती है, लेकिन तभी वो घूर कर रौनक की तरफ देखा है, तो रौनक अपनी आंखें घूमते हुए, अंदस को, मैं भी इसे अपनी बहन ही मरता हूँ। अगर तूने अपने इस सड़े हुई दिमाग में कोई भी खिचड़ी पकाने की कोशिश भी की ना, तो उसे खिचड़ी में आग लगाकर तुझे ही खिला दूंगा, वो जली हुई खिचड़ी। मुझे माफ कर दो भाई, लेकिन क्या करूं, मेरा दिमाग ऐसा हो गया है कि जिसमें सब कुछ खाली हो गया है, सारे सफ़ेद पेन हो चुके हैं। अगर एक भी पन्ना लिखा हुआ होता तो मैं तुम लोगों को शायद पहचान लेता। शेखर को अब जाकर तसल्ली हो जाती है। वो बड़ी सी स्माइल करता है और उन दोनों को अपने पास आने का इशारा करता है। दोनों उसके पास चले जाते हैं, तो शेखर उनके गले से लग जाता है। रणविजय भी उसकी पीठ पर हाथ फेरता है और उसकी तसल्ली देते हुए, हमारे लिए तुझसे ज्यादा जरूरी है और कुछ नहीं है। शेखर, फिर क्या हो गया अगर तेरी यादें चली गई? हम सबके पास तो यादें हैं ना, और वैसे भी यादों का क्या है, वो तो हम नहीं भी बना सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम सही सलामत है और हम सबके बीच में है। शेखर को अब जाकर तसल्ली हो जाती है। वो बड़ी सी स्माइल करता है और उन दोनों को अपने पास आने का इशारा करता है। दोनों उसके पास चले जाते हैं, तो शेखर उनके गले से लग जाता है। रणविजय भी उसकी पीठ पर हाथ फेरता है और उसकी तसल्ली देते हुए, शेखर रणविजय की बात सुनकर स्माइल कर देता है, तो रौनक उसे देखकर मुंह बना लेता है। तो शेखर भी रौनक को देखकर मुंह बनाते हुए, अंडस को, आपका तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे मेरा कहना आता है, लेकिन इस ग्रूमी में से दिखने वाले लड़के को देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, शायद इससे मेरी ज्यादा नहीं बनती थी। वैसे भी यह है ही नहीं इस लायक कि कोई से अपनी यादों में याद रख सके, शायद इसीलिए हमें इसके बारे में बिल्कुल भूल चुका हूँ।
रौनक को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो पास पड़े टेबल पर जोर से अपना हाथ मारते हुए, तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, माना कि तेरी याददाश्त चली गई है, इसीलिए तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना अगर तूने चूचा की ना, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर तुम मुझे क्या ग्रूमिंग बोल रहा है? तूने खुद को देखा है तो इस समय टाइम कितना ज्यादा ग्रूम ही लग रहा है। कैसे हमारी बेचारी बहन को परेशान कर रखा है। आज तेरी सजा यही है कि तू मेरे साथ रहेगा। सुमन आज घर पर जाकर आराम करेगी, क्योंकि उसे भी इस हिसाब से आराम चाहिए। शेखर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो चिल्लाते हुए ना बोलता है, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था। चुप हो जाता है और बच्चों की तरह वहां पर पाउंड करते हुए अपने चेहरे पर कंबल लेकर लेट जाता है। हालांकि जाना तो सुमन भी नहीं चाहती थी, लेकिन रणविजय उसे अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा करता है तो सुमन भी चली जाती है। तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, माना कि तेरी याददाश्त चली गई है, इसीलिए तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना अगर तूने चूचा की ना, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर तुम मुझे क्या ग्रूमिंग बोल रहा है? तूने खुद को देखा है तो इस समय टाइम कितना ज्यादा ग्रूम ही लग रहा है। कैसे हमारी बेचारी बहन को परेशान कर रखा है। आज तेरी सजा यही है कि तू मेरे साथ रहेगा। सुमन आज घर पर जाकर आराम करेगी, क्योंकि उसे भी इस हिसाब से आराम चाहिए। वही शेखावत विला में जानू, जो कि सोफे पर खेल रही थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। वह अपने हाथ में पड़े एक खिलौने को नीचे फेंक देती है और उसे हाथ से उठाने की कोशिश करने लग जाती है, जिस वजह से जैसे ही वो गिरने वाली होती है कि तभी जो छोटी छोटी बहन उसे अपने आंगन में थाम लेती है। यह कोई और नहीं बल्कि शौर्य था, जो कि अभी अभी अपने स्कूल से वापस आया था। जैसे ही उसने जानू को सोफे पर खेलते देखा तो उसके चेहरे पर सुकून कराया, लेकिन जब उसने जानू को सोफे से गिरते देखा तो वो इतना ज्यादा घबरा गया कि बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ भाग आया और सीधा उसको अपनी बाहों में थाम लिया। जानू भी गिरने के डर से डर चुकी थी। वो तेज तेज से रोने लग जाती है तो शौर्य उसे अपने सीने में से लगा लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए अंडस को, जानू तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तुम्हारे आसपास भी कोई खतरा नहीं आ सकता। मैं हर खतरे को तुमसे पहले खुद पर ले लूंगा। चुप हो जो बच्चा। तभी वहां पर जानू की नैनी आ जाती है, जिसे देखकर शौर्य का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तेजी से उसे नैनी पर चिल्लाते हुए, जानू भी गिरने के डर से डर चुकी थी। वो तेज तेज से रोने लग जाती है तो शौर्य उसे अपने सीने में से लगा लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए अंडस को, जानू तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तुम्हारे आसपास भी कोई खतरा नहीं आ सकता। मैं हर खतरे को तुमसे पहले खुद पर ले लूंगा। चुप हो जो बच्चा। आपको पैसे यहाँ पर मेरी जानू की देखभाल करने के लिए दिए जाते हैं, ना कि इस तरह से लापरवाही कर कर। आज आपकी वजह से कितना बड़ा हादसा हो सकता था। आपको नहीं पता कि जानू अभी बच्ची है, यह अभी ठीक से 2 साल की भी नहीं हुई और आप इसको सोफे पर बिठाकर चली गई। माना कि आपको कोई काम पड़ गया था तो आप इसे नीचे भी बैठ सकती थी ना, लेकिन नहीं, आपने अपने काम में लापरवाही दिखाई। कौन जिम्मेदार होता अगर इस छोटी सी बच्ची के सिर पर चोट लग जाती है, अगर मैं सही समय पर ना आता। सॉरी। हालांकि छोटा था, लेकिन उसकी आवाज बहुत ज्यादा सख्त और दमदार थी, जिसे सुनकर बाकी सभी भी भेज भेज वहां पर आ जाते हैं और जानू को ऐसे रोता देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नंदिनी जल्दी से उसके पास आती है और उसकी अपनी गले से लगा लेती है। जानू भी डर के कारण उसकी बाहों में सिमट जाती है और घबराई हुई आंखों से शौर्य को देखने लग जाती है। देखा देखा आप सब ने बच्ची कितना डर चुकी है। आपकी एक छोटी सी गलती किसी के लिए पूरी जिंदगी का ट्रॉमा साबित हो सकती है। आपको नहीं काम करना ना ध्यान से तो ठीक है, आप अभी के अभी यहाँ से निकाल चाहिए। मैं अब आपको हमारे इस घर में नहीं देखना चाहता। शौर्य को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो शांत ही नहीं हो रहा था। तभी वहां पर समीर आता है और उसके कंधे पर हाथ रख लेता है। शौर्य जैसे ही समीर को देखा है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समीर के गले से लग जाता है और अपनी रूरी हुई आवाज में, समीर इस लड़के को यहाँ से भेज दो, इसने हमारी जानू की देखभाल करने में अंजलि दिखाई है। तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल से वापस आया ना तो मैंने देखा हमारी जानू लगभग सोफे से गिरने वाली थी। अगर मैं ना था तो उसे छोटी सी बच्ची को चोट लग जाती का इसका जिम्मेदारी नहीं बनती। यह अगर पैसे ले रही है तो हमारी बच्ची की देखभाल करे। इसे अभी मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। समीर गार्डों को इशारा करते हैं तो वो उसे नानी को लेकर वहां से चले जाते हैं। शौर्य भी अब काफी हद तक शांत होने लगा था। समीर उसकी पीठ पर लगातार अपने हाथ को फेर रहा था। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, जानू बिल्कुल ठीक है। देख, वो तुझे देखकर ही डर रही है। उसे लग रहा है कि उसने कुछ गलती की है, इसीलिए तो जानू के सामने ऐसे ना चला। उसका डर और बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तेरी होने वाली बीवी तुझे डरे। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, जानू बिल्कुल ठीक है। देख, वो तुझे देखकर ही डर रही है। उसे लग रहा है कि उसने कुछ गलती की है, इसीलिए तो जानू के सामने ऐसे ना चला। उसका डर और बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तेरी होने वाली बीवी तुझे डरे।
शौर्य एक ही झटके में उससे अलग होता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समीर की तरफ देखने लग जाता है। समीर हल्का सा मुस्कुराता है और हमें सिर हिलता है, जिसे देखकर वरुण शौर्य के पास आता है और उसके कंधों पर थपथपाते हुए, मुबारक हो बेटा, तूने अपने साले साहब का दिल जीत लिया। आज से, अभी से, इसी पल से जानू तेरी हुई, तुझे तो बहुत बहुत मुबारक का। शौर्य के कान लाल हो जाते हैं, वो शर्माते हुए नीचे देखने लग जाता है। बाकी सारा परिवार, जहां पर कुछ देर पहले उनकी हैरानी से जान निकल गई थी, अब सब अजीब नजरों से शौर्य और अपने घर के दो बाकी छोटे छोटे बच्चों को देख रहे थे, जो कितनी आसानी से अपनी बहन का रिश्ता भी तय कर चुके थे, लेकिन जिसकी बेटी थी उसे किसी ने अब तक नहीं पूछा था। लेकिन ये बात हमारे शौर्य के मन में जरूर आए। वो सोफे पर बैठी नंदिनी के पास जाता है और उनके एक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए, आंटी, मैं मानता हूँ कि यह सब कहने के लिए मैं कुछ ज्यादा ही सोता हूँ, लेकिन मेरी कदर या फिर उम्र से आप इस चीज का अंदाजा मत लगा लेना कि मेरा जानू के प्रति प्यार कम हो जाएगा। यह उम्र के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर समीर की हाँ है तो पक्का वीर अंकल की भी हाँ होगी। तो आज मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहेगी? मैं वादा करता हूँ कि मैं आज से, अभी से ही उसकी रक्षा करूंगा। अगर आपका जवाब ना भी है तो भी मैं इसकी हर कदम पर हिफाजत करूंगा, इसके कभी सामने ना हो आऊंगा। लेकिन अगर आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दोगे तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा। बेचारी नंदिनी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या ही बोले। एक छोटा सा बच्चा उसकी छोटी सी बच्ची का हाथ मांग रहा था, लेकिन शौर्य की बातों की सच्चाई, उसकी आंखों में जानू को लेकर जो जुनून था, वो इस बात की गवाही दे रहा था कि वो अपनी बातें से पीछे नहीं हटेगा। नंदिनी मुस्कुरा देती है, लेकिन इससे पहले कि वो शौर्य को कुछ कह पाती, तभी गेट की तरफ से एक तेज आवाज होती है, जो कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर करें।